हे गाइस, वेलकम टू सिविल्स प्रेप मेड इजी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत के टॉपिक नंबर 16 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी इमरजेंसीज होती हैं। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो हम एक एक करके ये देखेंगे कि ये तीनों इमरजेंसीज क्या होता है इनमें और क्या है इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सो बिफोर कमिंग टू नेशनल इमरजेंसी, हमें पहले ये जानना होगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली, आर्म्ड रिबेलियन अगर होता है, आर्म्ड रिबेलियन अगर कंट्री में से कुछ लोग जो है कुछ गोली बंदूक ये सब लेकर के कुछ खड़े हो जाते हैं या तो सरकार के खिलाफ या किसी भी तरीके से आर्म्ड रिबेलियन अगर कंट्री में होता है, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और दूसरी कंडीशन है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमारा किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तब भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और ये कंडीशंस आई हैं 1975 वाली, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में, उसके बाद ये जो है कंडीशंस आई हैं। क्योंकि उनका डिसीजन बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मे बी बिकॉज दैट वाज अ रैंडम डिसीजन, बहुत ही रैंडम सा डिसीजन था, इसलिए उस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आज भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसके बाद ये कंडीशंस आई थी कि ये 2 कंडीशंस होंगी तभी आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फाइन, सो लेट अस कम टू नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इवन बिफोर अकरेंस ऑफ द इवेंट। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और उनके कैबिनेट को ये लगता है कि इस तरीके का कोई आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है या फिर कोई वॉर की सिचुएशन होने वाली है कंट्री में, तब वो उससे उस इवेंट के होने से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। ठीक है। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी, वही जो अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल एग्रेशन अगर है, ठीक है, या वॉर है किसी कंट्री के साथ, तब हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसे ऐसी लगाई हुई इमरजेंसी को हम, इस सिचुएशन में लगाई हुई इमरजेंसी को हम एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कह देते हैं। ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन अगर कंट्री में हो जाता है, तो आर्म्ड रिबेलियन अगर होता है तो हम उसको इंटरनल इमरजेंसी भी कह देते हैं कि भैया आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो इंटरनल इमरजेंसी भी इसको कह देते हैं। उसके बाद में है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर का और उनके कैबिनेट का डिसीजन होता है। अगर वो चाहें तो कुछ स्टेट्स को छोड़ भी सकते हैं नेशनल इमरजेंसी से, लाइक उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो पूरी कंट्री में लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके। तो अब देखो, इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, उन्होंने अपने कैबिनेट से जो है अपने कैबिनेट से नहीं पूछा था, अपने कैबिनेट के साथ जो है उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, और एक बहुत ही रैंडम सा उन्होंने डिसीजन खुद अपने आप ले लिया था इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर करने का। तो अब ये उस चीज़ के बाद में ये चीज़ भी आई है कि जो है अब अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती भी है, तो फिर आपको जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपने कैबिनेट से ज़रूर जो है डिस्कस करना है और उनका अप्रूवल लेना है, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में पास होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि इमरजेंसी लगनी है तो फिर ऐसे नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, उनको अपने कैबिनेट से भी डिस्कस करना पड़ेगा, सब चीज़ें होंगी तब जाकर के इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, नेशनल इमरजेंसी। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पास हो जानी चाहिए।
ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल दोनों हाउसेस से मिल जाना चाहिए, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, और स्पेशल मेजॉरिटी से मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेस नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। मतलब अगर इमरजेंसी लग जाती है तो वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू होगी, और 6 महीने के बाद उसको फिर जो है अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का, ठीक है, और ये हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होगा उसको जो है एक्सटेंड करने का फॉर फर्दर पीरियड। मतलब एक्सटेंड कितने भी टाइम तक आप कर सकते हो, लेकिन आपको हर 6 महीने में जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट में वो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल। लॉज मेड, जस्ट अ मिनट, okay, so laws made by parliament on state subjects during national emergency becomes inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, सॉरी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, तो वो कानून, वो लॉ इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फाइन, कोई भी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद वो कानून अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, इन केस पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। उसके बाद में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन ईदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो फाइनेंसेस अगर प्रेसिडेंट चाहें तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो फाइनेंसेस भी कट किए जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मल टर्म होती है गवर्नमेंट की 5 years, ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो अब क्या होगा कि अगर जो है पार्लियामेंट अगर चाहता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर सकता है पार्लियामेंट फॉर बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। फिर अगर 1 साल बाद फिर सिचुएशन नॉर्मल नहीं लगती है और फिर से ड्यूरेशन एक्सटेंड करने की बात आती है, तो फिर से फॉर्मेलिटीज़ होंगी पार्लियामेंट में, और वो जो है उनका ड्यूरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो 1 साल के गैप से 1 साल के बाद अप्रूवल के साथ बढ़ाया जा सकता है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, जब तक जो भी सिचुएशन होती है, ठीक है। ऑल्सो पार्लियामेंट में एक्सटेंड स्टेट लेजिस्लेचर टर्म बाय 1 year ईच टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सेम इज़ द केस विद स्टेट लेजिस्लेचर। अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकता है 1 साल के लिए फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब हर साल जो है उसको अप्रूवल चाहिए होगा, हर साल कि अगर 1 साल बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं लगती और पार्लियामेंट चाहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का टर्म बढ़ाने के लिए, तो वो बढ़ा सकता है। दोनों में सेम केस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अच्छा अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब हमने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, 2 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359, ठीक है। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 कहता है कि इमरजेंसी अगर लगती है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है देश में, तो फिर आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। इन एनी केस नेशनल इमरजेंसी लगी, उधर आर्टिकल 19 के जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो गए।
ठीक है, सस्पेंड हो गए उतने टाइम तक जितने टाइम तक इमरजेंसी लगेगी। ये आर्टिकल 358 कह रहा है इमरजेंसी के बारे में। अब आर्टिकल 359 क्या कह रहा है ये देखते हैं। आर्टिकल 359 कह रहा है कि भैया आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके सस्पेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 359। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, इस कन्फ्यूजन को किस तरीके से दूर करना है ये देखते हैं। आर्टिकल 358 ने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स की बात की है, और आर्टिकल 359 ने जो है अदर फंडामेंटल राइट्स की बात की है। किसको छोड़ करके? आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके, और आर्टिकल 19 को तो छोड़ना ही है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 यहाँ पर आ गया है 358 में, और आर्टिकल बाकी जो आर्टिकल्स हैं उस मतलब 19, 20, 21 के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स बचते हैं उनके बारे में आर्टिकल 359 बात करेगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पर भी आर्टिकल 19 की बात आएगी तो आर्टिकल 19 तो जो है सस्पेंड होना ही होना है, उसकी बात हटा दो। आर्टिकल 20, 21 नहीं होना है किसी भी हालत में सस्पेंड। ठीक है, आर्टिकल 19 होना ही होना है सस्पेंड, आर्टिकल 20, 21 नहीं होना है सस्पेंड। अब इनके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स बचते हैं, ठीक है, जिनकी यहाँ बात हो रही है, उनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा इमरजेंसी के दौरान और कौन सा नहीं होगा, इसकी बात कौन करेंगे? इसकी बात करी जाएगी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, उसमें हमें बताया जाएगा कि भैया आर्टिकल 19, 20, 21 के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कौन कौन से सस्पेंड होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, लेट अस सी दिस फर्दर। When national emergency ceases to operate, any law made during that time to the extent of inconsistency with Article 19 also ceases to exist. However, any action taken to that effect during national emergency has no remedy after national emergency ceases to exist. मतलब अगर कोई लॉ बनता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो कि आर्टिकल 19 के किसी भी राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक भी वो वायलेट कर रहा होगा आर्टिकल 19 को, वहाँ तक वो कानून ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर किसी का जो है आर्टिकल 19 वायलेट हुआ है, ठीक है, किसी भी वजह से, किसी भी कानून की वजह से, तो उस पर्सन के पास कोई रेमेडी नहीं होगी इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद। ही कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट कि भैया मुझे ये रेमेडी चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब नहीं होगा। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान उसके साथ जो भी एक्शन लिया जाएगा आर्टिकल 19 को वायलेट करते हुए, तो उसके पास उसकी कोई रेमेडी नहीं होगी इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद। ठीक है, हालांकि अगर कोई ऐसा कानून बना होगा जो कि आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है तो वो कानून ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 359 जो अभी हमने ऊपर बात की थी। ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होगा कि वो सस्पेंड करें राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। ठीक है, उनके हाथ में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वुड स्पेसिफाई द राइट्स दैट आर सस्पेंडेड, द टाइम एंड द एरिया, वेदर होल कंट्री और पार्ट ऑफ इट इंक्लूडेड इन सस्पेंशन। ठीक है, ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से सस्पेंड होंगे, कितने टाइम तक सस्पेंड होंगे, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो सस्पेंड होंगे। उसके बाद में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर ऑर्डर एक्सपायर्स। अगर कोई कानून बनता है या कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं इवन आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर्स। ठीक है, वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आर्टिकल 20 और 21 जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी कि ये कौन से आर्टिकल्स हैं भाई जो सस्पेंड होंगे ही नहीं, है ना, इमरजेंसी के दौरान भी। तो आर्टिकल 20 है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन और ऑफेंस। ठीक है, और आर्टिकल 21 है
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो आर्टिकल जो हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट टू, आर्टिकल 20 है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं होंगे। लेट अस मूव फर्दर। अच्छा, आर्टिकल जो है, एक सेकेंड, आर्टिकल 359 और 358 में हम ऑलरेडी डिफरेंस देख चुके हैं। अगर आपको और जो है स्पेसिफाई करके देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, फाइन। एंड अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, अब हम सुनते हैं बचपन से ही कि नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। एक ही इमरजेंसी सुनी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सिर्फ एक ही बार शायद लगी है, उनको ये लगता है, लेकिन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लग चुकी है। एक बार लगी थी 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, एक बार लगी 1971 में जब बांग्लादेश बना था, अटैक बाय पाकिस्तान 1971 में, और तीसरी लगी थी 1975 में, जो कि जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1971 वाली जो इमरजेंसी थी ना, वो कंटिन्यू ही कर रही थी अभी, जबकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया कि एक और इमरजेंसी के जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। तो 71 वाली भी चल रही थी और 75 में एक और बोल दिया गया कि एक और जो है इमरजेंसी लग गई है। फिर 77 में जो है जब ख़त्म की गई इमरजेंसी, तो 75 वाली और 71 वाली दोनों को ख़त्म किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड कि 75 और 71 दोनों जो इमरजेंसीज डिक्लेयर हुई थी, दोनों ख़त्म हो गई। नाउ दिस शाह कमीशन अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी। उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था ये 1975 वाली इमरजेंसी को जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, ठीक है। अब एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल हम फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं कि आज अभी स्टेट में लग गया, उस स्टेट में लग गया, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं आए दिन। प्रेसिडेंट्स रूल मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या कुछ ऐसा दिखता है कि संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं वहाँ की सरकार, तो फिर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months। पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फॉर 6 months, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद पार्लियामेंट्स अप्रूवल एवरी 6 months। अब सेम केस इसमें भी है, लेकिन इसमें यह है कि मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो, हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। इसमें क्या है, हर 6 महीने में अप्रूवल तो चाहिए, लेकिन 3 साल के लिए मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकते हो स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। उसके बाद में है प्रेसिडेंट, जस्ट अ मिनट, प्रेसिडेंट डिसमिसेस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो है प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और जो स्टेट गवर्नर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे फॉर दैट टाइम बीइंग। A law made by parliament or president continues to be operative even after president's rule, though can be repealed after emergency। मतलब जो भी उन्होंने जो है लॉ बनाया है प्रेसिडेंट ने या पार्लियामेंट ने ड्यूरिंग दैट स्टेट इमरजेंसी, तो वो चलता रहेगा इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल, दो इट कैन बी रिपील्ड आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद स्टेट हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। हाई कोर्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। चलो देखते क्या होती है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इफ सेटिस्फाइड, हाउएवर सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, 44th अमेंडमेंट एक्ट।
इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि सिचुएशन इस तरीके की आ गई है कि हमारे जो फाइनेंसेस है या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डगमगा रहे, तो वो लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेस विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए दोनों हाउसेस से, ठीक है। उसके बाद में नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। कोई मैक्सिमम पीरियड इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है कि ये कब तक चलेगी। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल बार बार नहीं चाहिए, जैसे 6 महीने के बाद चाहिए था दोनों केसेस में, इसमें नहीं चाहिए। कैन बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सेंटर रिक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर, पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाएगा। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज सो फार बीन डिक्लेयर्ड, अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है, दो देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी इंडिया में। फाइन, तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज थी जो एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये इनकी कंडीशंस थी। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ UPSC। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वी कैन पे अटेंशन टू दिस। और जितना हमने इसमें पढ़ा है भी कवर किया है, तो उसमें अगर आप बुक खोलते हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत, अच्छी बात है, आपको 1 फ्लो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया। अगर नहीं भी खोलते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।